सर 21 का 15 नंबर क्वेश्चन। जी। तो अफेयर डाई हाँ 2021 का है। तो अफेयर डाइज रोल ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, तो आप तो आउटकम जानते ही हो। तो फेयर डाई को रोल किया ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, तो 1 1 से 6 6 तक टोटल एक्स वाई डिनोट द आउटकम फर्स्ट एंड सेकेंड रोल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 1। तो अगेन इसका फॉर्मूला हमने पहले भी है ना बताया होगा, होता क्या है कि एक्स प्लस वाई इंटू प्रोबेबिलिटी वही एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ओवर दोज आउटकम वेयर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 1। ये सिंपल फॉर्मूला है, लगाओ इसको। तो व्हाट आर द आउटकम वेयर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 1। तो क्या क्या आउटकम्स हैं इसमें से सेलेक्ट करो। 1 2 2 1 2 3 3 2 4 3 3 4 4 5 5 4 5 6 6 5। और कोई है जी देख लो इसके अलावा। हाँ जी, जिनका डाउट है बताइए, यही आउटकम्स है और भी हैं इसके करस्पॉन्डिंग। नहीं सर। तो लगाओ इसका फॉर्मूला लगाओ, पुट करो इसको। पहला आउटकम में क्या है, प्रोबेबिलिटी और सबकी वही 1/36 है, तो इसकी वैल्यू तो 1/36 फिक्स है, तो उसको बाहर रखो, 1/36 बाहर कर दिया। अब एक्स प्लस वाई का सम कर को, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है 3, फिर यहाँ 3, ऐसे कर करके ऐड करते चले जाओ। तो 3 + 3 प्लस कितना है 5 + 5 + 7 + 7, मतलब ईच आउटकम जो जो फेवरेबल है इसमें, उसमें एक्स प्लस वाई इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 1/36 है, एंड 9 + 9 + 11 + 11 ये हो गया अपॉन प्रोबेबिलिटी इन आउटकम्स के कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36। बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर मैच नहीं कर रहा ऑफिशियल आंसर की से। तो 1/10 इंटू ये ऐड करो जरा कितना आ रहा है, 7 आएगा। देखिए
हाँ सर 7। ठीक है, आंसर भी 7 है, देख लीजिए। नेक्स्ट बताइए जी, ईयर और क्वेश्चन नंबर है ना। 11 एक बार देख लीजिए सर, 11। इसमें क्या है? यस सर, 11। इसमें क्या है, आसान तो लग रहा है। तो पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। हाँ, पोलर फॉर्म लगा लेंगे। तो यही है, अब बस लिमिट का चक्कर है, तो लिमिट के लिए ग्राफ बना लीजिए। तो यहाँ y की लिमिट है 1 - x² के रूट से x तक, तो इनडायरेक्टली y² की लिमिट है 1 - x² से x² तक। अगर मैं x² ऐड कर दूँ तो x² + y² की लिमिट है 1 से लेके 2x² तक। अच्छा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, r² की लिमिट है 1 से लेके, अच्छा ग्राफ बना लेते, ग्राफ से ना इजीली दिखेगा ऐसे, है ना, हो सकता है। तो होना कुछ है नहीं ऐसे, है ना, लेकिन फिर भी ग्राफ बना के देख लीजिए। तो यहाँ से ये है कि y < x, है ना, तो r cos थीटा < r sin थीटा, यहाँ से आएगा ये, यहाँ से आ जाएगा x² + y² मोर देन 1, ऐसा कुछ। हम्म, वैसे ही होगा, लेकिन ग्राफ बना लो पहले, फिर ग्राफ से देखना आसान होगा मुझे। तो अभी ये है, और x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक है। ये y बराबर x है, इसको ठीक करेंगे, x² + y² इज 1, तो यूनिट सर्कल है। तो हमारा y की वैल्यू सर्कल से लेके लाइन तक है, सर्कल से लेके लाइन तक है, और x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक है। तो x1 तो यहाँ है, 1/√2 आई थिंक यहाँ होगा। तो यहाँ से ना फिगर से क्लैरिटी आती है। तो ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको रेड कलर जो मैं सेट किया हूँ, ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ब्लैक से करके दिखाऊं तो ये और ये, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। उसने कहा है सर्कल से लेके लाइन तक, और ये 1/√2 से 1 है। अब हो क्या रहा है, इसलिए हमारा रेडियस 1 से आगे आ रहा था, 1 से लेके यहाँ तक। तो ये लाइन क्या है, x = 1, तो यहाँ x < 1 है ना। समझिए, रेडियस हम सेंटर यहाँ ले रहे हैं, हमने जो किया है x² + y² को r² रखा है, तो आपको फिगर देख के समझ आएगा। तो ये जो हम पोलर फॉर्म ओरिजिन से ले रहे हैं, तो हमारा रेडियस जो है ना 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये लाइन तक जा रही है। तो लाइन क्या है, लाइन x = 1 की है, तो हमारा जो रेडियस x < 1 होगा, x क्या लेते हैं हम, r cos थीटा <1, तो r < 1/cos थीटा मतलब sec थीटा। तो r की लिमिट होगी 1 से लेके sec थीटा, ठीक है ना। 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है r, बिकॉज ऑफ दिस। इसको अगर मैं ठीक से सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस, तो आपको यहाँ दिख रहा है r कहाँ से है ना, 1 से आगे जाएगा। तो ये जो रीजन, ब्लैक रीजन है ना, ये है x² + y² मोर देन 1, ये जो ब्लैक रीजन की बात कर रहा हूँ, और ये है x < 1। तो इन दोनों को कंबाइन करना है। तो x² + y² मोर देन 1 का मतलब r² मोर देन 1, और इसका मतलब था r < sec थीटा। तो यहाँ से r 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि r नेगेटिव हो नहीं सकता, तो r मोर देन 1, r < sec थीटा, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ 0 डिग्री है, और ये कितना है, y = x 45, तो 0 से π/4। आगे कर पाएंगे या आगे करूँ मैं, देखो। ओके सर, हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेनली रीजन देख के ना क्लैरिटी आती है। आर यहाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये सर्कल तो यूनिट सर्कल, तो 1 से लेके यहाँ तक आर जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बताइए, 2021 का भी लास्ट क्लास में इसका ही डिस्कशन हुआ था, डाउट तो, और किसी को डाउट है तो बताइए, जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं वही डाउट पूछो।
ये सर ये क्वेश्चन 18 18 पिछले क्लास में सॉल्व कराए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना पिछले क्लास। ओके। और 19 वैसे एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कर रहे हैं तो आंसर तो आ जा रहा है, लेकिन किसका? जैसे 18 का? एक्सपेक्टेशन 18 में सिंपल वो एक्सपेक्टेशन सीरीज, इसकी सीरीज जो थ्योरम था ना हमारा, एक्स एन कन्वर्जेस, ये क्लास में हमने थ्योरम लिखे थे ना, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन इज कन्वर्जेंट, इस पे हो जाएगा। तो ये एट द एंड आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आके अटक जाएगा, एन की पावर 2 अल्फा इज, अब बताइए कब कन्वर्जेंट होगा? अच्छा, तो जैसे ये सर यहाँ पे जैसे एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो जीरो आया मतलब किसका एक्सपेक्टेशन? ये जैसे तो ऐसे बर्नौली है, 18 क्वेश्चन है। एक्स एन तो बर्नौली 1/2n है ना, हम्म तो एक्सपेक्टेशन कितना आएगा? 1 बाई एन की एन पावर की टू पावर एन 12। टू अल्फा, हाँ। हाँ, तो उसको हाँ जीरो पे जाना है, हाँ, तो 2 अल्फा के वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। लेकिन एक्स बार थोड़ी है, अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसे क्योंकि होगा कि एक्स, नहीं। नहीं नहीं, एक्स बार ऐसे थोड़ी, 19 क्वेश्चन है। वो तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स ना, लेकिन यहाँ एक्स बार की बात नहीं कर रहा है, एक्स एन की बात कर रहा है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं हम्म, लगेगा, यहाँ पे वो थ्योरम लगेगा या डेफिनेशन लगाना पड़ेगा आपको इसका। तो ये थ्योरम हमने इफ एंड ओनली इफ लिखे थे क्लास में, तो ये आप लगाएंगे तो हो जाए। पिछले क्लास में मैंने सॉल्व करके दिखाए थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। हम्म, और ऐसे सब सर, ऐसे क्वेश्चन और 18 अच्छा 19 है क्या कि 20 है? 19 19 नंबर क्या? 19। एक मिनट, हाँ अभी क्या है, ये भी लास्ट क्लास में सॉल्व कराए हैं 19 में, देखिए। अच्छा, हम्म, तो मेरा वही डाउट है सर, मैं जैसे एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ, जो आ रहा है तो आंसर तो आ जा रहा है। आ जा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा तो ये तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक्स एन विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू ई एक्स, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इसीलिए हम पूछना चाह एक्स रहे थे। बार होगा तब जाके ई एक्स होगा, वो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से, तो ये तो इसको भी जस्ट, ऐसे ही लगाना हुआ जैसे हुआ है। ये सिंपली हाँ वैसे ये डेफिनेशन, वो ये भी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड में यूज होगा, जब आप लॉग लेंगे, इसको उधर बुलाइए 1/n आ जाएगा, फिर ब्रेक करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर यहाँ यूज होगा, लेकिन एंड में यूज होगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो पिछले क्लास में हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 18 ओके। 19 20, जो बच्चे ज्वाइन किए थे डाउट क्लास उनके लिए हम सॉल्व कर रहे थे, तो लास्ट क्लास डाउट क्लास हुई है, सब सॉल्व हुआ है। 30 13 30 30 30, अच्छा। तो हम्म, क्या डाउट है इसमें? ये तो क्लास में करा रखा है, ये बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये सब सिलेबस में सारे टॉप क्वेश्चन हमने किए हैं, ऐसे कोई बचा तो है नहीं स्टिल। लिंक दी जा रहा है ये चारों ऑप्शन चेक करते करते। ये तो है कि थोड़ा लेंदी होगा, तो इसमें क्या ही है, आइगन वैल्यू से कर लो। आई प्लस ए इन्वर्टिबल है, बता ही रखा है, तो आई प्लस ए होल क्यूब ले लिया। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो बी की आइगन वैल्यू क्या होगी, देख के बताओ। 1 माइनस लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा करके कुछ। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि बी बी अगर बी ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल है तो बी इंटू बी ट्रांसपोज को आई रख दो और सॉल्व करके देखो कि क्या, अच्छा तो मुझे बोल रहा है कि, तो ये तो पक्का है ना कि बी इंटू बी ट्रांसपोज आई होने का क्या मतलब है कि बी की जो आइगन वैल्यू होगी वो प्लस या -1 ही होगी, राइट। बट व्हाट इफ आई पुट बी इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा क्या आएगी, ये इससे क्या आंसर आएगा, व्हाट इज लैम्डा हेयर? लैम्डा 0 आएगी ना। बट तो ये उस केस में फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना, हाँ ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि इसने इन जनरल कहा बी ऑर्थोगोनल है, तो बी में हैव आइगन वैल्यू 1 और -1, इफ इट इज 1 देन इट इज 0,
अगर -1 रखोगे तो क्या होगा? तो तो इन जनरल ना एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है फॉल्स कहने के लिए। तो यू चूज वन एग्जाम्पल जिसके लिए बी की आइगन वैल्यू -1 हो जाए, 1 हो जाए, देन इट इज है ना फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि लैम्डा 0 आ जाएगा और लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब कह रहा है बी अगर ऑर्थोगोनल है देन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल। बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो जैसे 1 रख के देखा मैंने, अगर 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा को मैं -1 रख लेता हूँ तो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस लैम्डा, ऐसा कुछ। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती हुआ है, ये तो प्लस था पहले, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 बराबर -1 आ जाएगा। ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि -1 कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ बी, है ना, ये चीज़ है। तो -1 तो हो ही नहीं सकता आइगन वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। सो क्वेश्चन ये है कि बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी रियल। तो if b is orthogonal then eigenvalue plus या -1, so when b has eigenvalue +1 lambda is 0, तो ये 0 आइगन वैल्यू आएगी, श्योर है। जब इसकी आइगन वैल्यू -1 है सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। मीन्स व्हाट? b कैन नॉट हैव आइगन वैल्यू -1, ये मतलब है। तो अगर मैं कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अगर b की आइगन वैल्यू -1 हो गई देन a कैन हैव एनी आइगन वैल्यू। अच्छा, लेकिन a b तो रिलेटेड है ना। तो a की आइगन वैल्यू कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इट इज सेइंग नथिंग। और इसका मतलब बी के वैल्यू आइगन वैल्यू -1 नहीं होगा क्या इसके हिसाब से, जब 1 इक्वल्स टू -1 हो गया? हाँ वही तो, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ चलेगा। तो -1 तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे आइगन वैल्यू 1 ही सिर्फ हो सकती है। ये ऑर्थोगोनल का ये कहाँ पर +-1 दोनों हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन यहाँ पे -1 अगर हुआ तो अगर -1 वाला लेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी आइगन वैल्यू ऑफ ए देन? मे बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो देन, कुछ भी। सर हम्म सर ये बी और ए का जो रिलेशन है वो अगर हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं तो ए इज इक्वल टू I3 प्लस बी होल इनवर्स I3 माइनस बी होगा। उधर से अगर बी का आइगन वैल्यू 1 या -1 बैठा के देखे तो उसको सॉल्व कर सकते हो, शुरू में हम कर रहे थे, यहाँ पे पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं ना, ट्रांसपोज लेके ना। लेंथी हो रहा है। ठीक है, बी पे सोचते हैं। तो बी मुझे लग रहा है कि क्योंकि अगर बी ऑर्थोगोनल है विद आइगन वैल्यू -1 देन इट इज सेइंग नथिंग अबाउट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अभी सी पे सोचते हैं। सो बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है? सो बी इज अ, अभी इसका ना ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो आते हैं। बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मीन्स बी ट्रांसपोज इज -b। तो बोल रहा है ए ऑर्थोगोनल होगा, तो पुट कर दो वहां से, उससे पता चल जाएगा। नहीं, सिंपल है ना, पुट मतलब जस्ट कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बी में भी कैलकुलेशन था, उसको मैंने स्किप किया है।
सो यू कैन डू वन थिंग, जस्ट पुट, है ना, यहाँ पे पुट कर लो, या मैं ऐसा बोलूँ कि बी की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक आइगन वैल्यू 0 तो होगी ही, 3×3 की है ना, तो ऑड ऑर्डर के कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होनी है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, लैम्डा बराबर 1 आ जाएगा, और लैम्डा बराबर अगर 1 हो गया सो मीन्स व्हाट, सो 1 इज द एक आइगन, है एक, हाँ, वन आइगन वैल्यू। सारे 1 हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। नहीं तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन ना इसी से आएगा कि यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, तभी जाके आएगा, है ना, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, कि बी आपको दे रखा है, यू टेक ट्रांसपोज, सिंप्लीफाई इट एंड देन देखो क्या मिलता है, तो वहीं से करेक्ट आंसर आएगा। बट कल को सर वो I3 प्लस ए होल इनवर्स वो वाला पार्ट बी के साइड में ले जाके अगर एक्सपेंड करे तो आ जाएगा। हाँ बाद में थोड़ा ट्रांसपोज लेके अगर हाँ वही सॉल्व सॉल्व करना पड़ेगा, लेंदी होगा लेकिन सॉल्व आपको करना पड़ेगा, तो जैसे करेंगे ना आप, सो जैसे बी ट्रांसपोज ले लिया मैंने, तो आ जाएगा आई माइनस ए ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा एंड इधर हो जाएगा आई प्लस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ट्रांसपोज लिया मैंने, बी ट्रांसपोज लिया, तो ये आ गया एंड इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस ऑफ आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इससे क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करके, सो दोनों तरफ आई प्लस ए का इनवर्स है, लेकिन एक में राइट साइड एक में लेफ्ट साइड है, तो इधर ले आओ इसको, है ना, इफ यू ब्रिंग दिस इनटू लेफ्ट साइड तो आई प्लस ए और यहाँ आई माइनस ए ट्रांसपोज, ब्रिंग दैट इनटू राइट साइड, मतलब जस्ट इक्वेशन सॉल्व करना है, वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा मुझे लगता है, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए ट्रांसपोज। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, मैंने क्या किया, इस पार्ट को एक तो माइनस मैंने खा गया है ना, माइनस यहाँ है, ये पार्ट इधर ले आया लेफ्ट में तो आई प्लस ए हो गया, ये एज इट इज़, इस पार्ट को राइट में ले गया तो ये राइट में था तो राइट में ही रहेगा, और ये लेफ्ट में है, ये माइनस बीच में है, इसको सिंप्लीफाई करके देखो यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा, तो ये एक प्रूफ हो गया, और ये बेटर है, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये थ्योरम्स को इन लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये डायरेक्टली थ्योरम्स हैं। अब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, आई, फिर मल्टीप्लाई करो माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, सिमिलर थिंग यू डू हेयर, और क्या मिलेगा यहाँ से, आई इंटू आई, तो ये माइनस आई कर दो, अभी माइनस भी था ना, ये लिखा सही, ये बी सही लिखा मैंने, बी यही था, आई प्लस ए इनवर्स आई माइनस ए, ठीक है, और ट्रांसपोज लिया था तो उधर चला गया था, हाँ फाइन, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या आता है, तो माइनस आई एंड देन क्या आएगा, आई इंटू ए इनवर्स, तो मतलब पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस में बाहर माइनस है, एंड देन इसको माइनस, तो ये प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस ए तो प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये दोनों सेम ही है, दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ से ये नहीं आ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यस और नो, देखो देखो अभी देखो यहाँ एंट्रेंस में एक्चुअली क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे, कि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, और वो ये ट्रू आ गया, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी फॉल्स होगा, इसका मतलब ये है। जैसे बी का हमने प्रूफ लिख दिया, एक्चुअली हमने बी यहाँ से स्टार्ट किए, बी ट्रांसपोज बी जो दिया था वो पुट किया, सॉल्व किया, यहाँ से आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, क्योंकि वजह यह है कि इन्होंने एक थ्योरम को क्वेश्चन बनाए हैं, है ना, तो कोई एक स्टेटमेंट होगा बाकी को फॉल्स कर दिया होगा, तो पहला फॉल्स है, दूसरे में भी ऐसे ही, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका मतलब फॉल्स ही हो गया, और फॉल्स इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ आया था ना 1 इज इक्वल टू -1 आ गया था, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स चूज करूँ जो -1 आइगन वैल्यू वाला हो, तो ये गारंटी नहीं देगा कि ए की आइगन वैल्यू रियल ही आएगी, बिकॉज इट इज गारंटीज नथिंग। अगर मैं बी की आइगन वैल्यू जब मैं -1 ले रहा था तो मुझे मिला 1 इज इक्वल टू -1, तो बी ऑर्थोगोनल है विथ आइगन वैल्यू -1, देन इट डज नॉट गारंटी दैट ए विल हैव रियल आइगन वैल्यू, क्योंकि ये कुछ भी गारंटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी इसलिए फॉल्स हो गया।
फिर डी ऐसे देख लीजिए, तो मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मुझे एक ट्रू चूज करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से बी ट्रांसपोज माइनस बी सॉल्व करके हमारा आ गया ए टर्म्स आई, तो मतलब ये हो गया कि बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ऑर्थोगोनल है। बाकी डी चेक कर सकते हो, बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 होगा, गारंटी है, 1 भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। जैसे यहीं पे देख लो, बी की आइगन वैल्यू 0 रखा तो ये आइगन वैल्यू 1 आ गई, तो जब ए का आइगन वैल्यू बी की 0 है तो ए की आइगन वैल्यू 1 आ गई, तो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमने 3 ऑप्शन फॉल्स देख लिए, एक ट्रू देख लिए, ऐसा हो गया। देख लीजिए, बाकी डाउट है तो पूछिए। ठीक है सर। बाकी अब बी को कैलकुलेशन करके भी देख सकते थे हम लोग कि बी इंटू बी ट्रांसपोज आई में बी रखो, बी ट्रांसपोज रखो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। बट वैसा कुछ आएगा नहीं कि जो गारंटी देगा कि ए की आइगन वैल्यू रियल ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 = -1 आ गया ना, सो इट डज नॉट गारंटी कि ए विल हैव रियल आइगन वैल्यू ओनली, ए में हैव है ना एनीथिंग आइगन वैल्यू। एनीवे, तो ये 21 में और 2021 वाले पेपर में और कोई डाउट है तो बताइए जिन लोगों ने ट्राई किए हैं। अगर ये हो गया दूसरे पेपर में चल सकते हैं। 22, 23, 24 डिस्कशन हो चुका है हालांकि। 27, 27। 27, अच्छा। हम्म बताइए इसमें क्या डाउट है। वही चीज़ है, एक ट्रू होगा बाकी सब फॉल्स होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढिए। तो कुछ एग्जाम्पल याद रहेगा तो वो हेल्प करेगा आपको, है ना। जैसे कह रहा है f 0 से इन्फिनिटी टू r एक फंक्शन है और r डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो f अगर बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फिर से इन्होंने थ्योरम्स को क्वेश्चंस बनाए हैं, थ्योरम्स को ऑप्शंस बनाए हैं। तो थ्योरम आपको याद है तो ईजी है, नहीं याद है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा या काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेगा। 3 ऑप्शन फॉल्स है इसमें से, एक ही ऑप्शन ट्रू है, आपको ट्रू वाला चुनना है। जैसे कह रहा है कि f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एफ एक्स को x ले लो, क्योंकि हर लीनियर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर x ले लूँगा तो x इन्फिनिटी आ जाए, गलत, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया ड्यू टू, तो बस आप काउंटर एग्जाम्पल लेके बाकी 3 को फॉल्स दिखा दो, एक ट्रू आ जाएगा। नहीं तो थ्योरम याद है तो एक वही ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट थ्योरम्स हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे। Sir, all linear function is uniformly continuous. जी, ये थ्योरम है ना, लीनियर फंक्शन। डेफिनेशन क्या है कि एक्स बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो फंक्शन वैल्यू भी उसके क्लोज होंगी, तो लीनियर में ऐसा होगा। दिक्कत कब आती है, जब फंक्शन वाई के पैरेलल हो जाए, तब दिक्कत आती है। तो ये तो फॉल्स हो गया, एफ एक्स को एक्स ले लीजिए। एंड बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई एग्जांपल ढूंढो, काउंटर एग्जांपल, क्योंकि एक था कि डेरिवेटिव बाउंडेड हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका जो बाउंडेड हो और कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल है। तो इसका काउंटर एग्जांपल है 1/x। साइन एक्स स्क्वायर, 4/x, साइन एक्स स्क्वायर का काउंटर एग्जांपल है। साइन एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये खुद बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस भी है ना। डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो तो गारंटी देता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, थ्योरम था कि फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। इसका काउंटर एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स था, तो ये फॉल्स है ड्यू टू दिस एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर।
साइन एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव बाउंडेड है, लेकिन साइन एक्स को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एफ यूनिफॉर्मली सी कह रहा है अगर एफ सर बाउंडेड नहीं होगा तो नहीं बोल सकते ना। बाउंडेड नहीं होगा तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तो हो भी सकता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता, वैसा कुछ कह नहीं सकते। तो जो आपने लिया है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है बाउंडेड नहीं है। हाँ, तो ये डेफिनेशन से आप प्रूव करके देखो, ये डेफिनेशन से तो वो थ्योरम काम नहीं करेगा यहाँ पे। थ्योरम से हम ये नहीं कह रहे कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हम कह रहे हैं डेफिनेशन से। तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। साइन एक्स स्क्वायर, हम्म। ओके। जैसे एक्स स्क्वायर ही है तो एक्स स्क्वायर भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वो भी अनबाउंडेड है, तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं, क्योंकि बाउंडेड नहीं है। वो डेफिनेशन से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डेफिनेशन लगा के। तो उसका प्रूफ आपको मिल जाएगा बुक में एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म में, जो डेफिनेशन के टर्म में ये है। सी कह रहा है एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, अगर सर कोई ग्राफ वाई के पैरेलल होगा तब डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उसमें एक्स अगर मैं बहुत क्लोज लूंगा तो वाई के बीच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और जबकि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन यही कहता है ना कि x1 माइनस x2 अगर लेस देन डेल्टा है तो fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। मतलब x1 x2 अगर बहुत क्लोज है ना तो fx1 fx2 भी बहुत क्लोज होने चाहिए। तो अनबाउंडेड चक्कर ये होता है कि मैं बहुत क्लोज का पॉइंट भी लूंगा ना, लेकिन डिफरेंस उसका इन्फिनिटी का हो सकता है या बहुत लार्ज हो सकता है, क्योंकि पैरेलल हो गया ना वो। ये है। मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन असिम्प्टोट है किसी कर्व का तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उस इंटरवल पे। अगर इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, जैसे एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है 0 1 इंटरवल पे, लेकिन 0 से इन्फिनिटी में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है। मतलब फाइनाइट इंटरवल में हो जाएगा। हाँ, तो मतलब डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा ना उसमें। यस यस। एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है देन फंक्शन जी एक्स इंटू एफ एक्स यूनिफॉर्मली नहीं। जैसे जी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स ले लो, ये काउंटर एग्जाम्पल है। एफ एक्स को मैं यहाँ एक्स ले रहा हूँ, फिर से यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों में एग्जाम्पल सेम ले रहा हूँ। तो एक्स साइन एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये थ्योरम हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। देख लीजिए। सर ये एक्स साइन एक्स कैसे दिखा रहे हैं कि यूनिफॉर्मली नहीं है क्योंकि मुझे continuous? याद है, और उसके लिए आपको डेफिनेशन से प्रूफ देखना पड़ेगा, इस डेफिनेशन से कि नहीं, मतलब काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म में। एक और इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भी है कि दो सीक्वेंस लो एक्स एन वाई एन जो दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हो एल पे, लेकिन ऐसा हो जाए कि एफ एक्स एन की लिमिट इक्वल ना हो, मतलब एफ एक्स एन की लिमिट अलग हो और एफ वाई एन की लिमिट अलग हो, दोनों की लिमिट अगर डिफरेंट हो गई तो मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। तो उससे आप दिखा सकते हो इसको कि दो ऐसे सीक्वेंस लो जिसकी लिमिट सेम हो, ठीक है, लेकिन एफ एक्स एन एफ वाई एन की लिमिट डिफरेंट हो जाए तो मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका प्रूफ में इन्होंने सजेस्ट किया है कि यू टेक द एग्जाम्पल इस वाले क्राइटेरिया से, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से जाओगे तो इसका प्रूफ बता रहा हूँ। एक्स एन को ले लो एन पाई और वाई एन को ले लो एन पाई प्लस 1/n। देखिए जरा करके क्या आता है। है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। टू एन पाई दे करके देख लीजिए इसको। डिफरेंस का लिमिट 0 है ना, लेकिन अलग अलग वैल्यू आ रही होगी, देखिए। ठीक है, तो बोथ विल कन्वर्ज टू, एक मिनट, सेम पे कन्वर्ज करेगी। अच्छा, दोनों तो इन्फिनिटी पे जा रही है। तो मेनली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं
कि एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्स टू 0, ये छोड़ दो। अगर सेम नहीं दिख रहा है ना तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ऐसा दिखा दीजिए, क्योंकि अगर फाइनाइट होता तभी तो सेम होता। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस वाई एन 0 पे जाएगी, इसका क्या मतलब है कि ये लेस देन डेल्टा है। अब एफ एक्स एन एफ वाई एन क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसका मतलब ये क्या सेम आएगा, लेस देन मतलब ये 0 पे जाएगी दोनों, ये देखना है आपको। नहीं होगा, प्लस माइनस 1 कुछ ऐसा आएगा, जो कि कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जो इसको वायलेट कर देगा, क्योंकि ये फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 होता है। फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट दिस हैपेंस देन इम्प्लाई दिस हैपेंस। एनीवे बाकी देख लीजिए, तो ये डी ट्रू ऑप्शन होगा। सर जैसे y इक्वल्स टू एक्स जो है r पे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जी। तो सर जैसे x वैल्यू बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट ले लेते हैं, हम्म। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो क्या इंटू इंडेटरमिनेट फॉर्म हो गया ना। कहाँ हो गया, कैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया? मतलब हम सपोज इनफाइनाइट पे वैल्यू देख रहे हैं लगभग, मतलब x इक्वल y इक्वल्स टू एक्स ही मैंने दिया। वाई इज इक्वल टू एक्स ले लिया। तो ये पूरा r पे देख रहे हैं, हम्म। तो इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट ही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव बाउंडेड है ना। अच्छा, हाँ वो तो है लेकिन डेफिनेशन से मतलब। अरे भाई y इज इक्वल टू एक्स का एसिम्टोट y एक्सेस थोड़ी है, या कोई भी लाइन y एसिम्टोट पता आपको, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है उसका एसिम्टोट कोई लाइन मिल जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ वैसा। यहाँ एसिम्टोट y बराबर x का एसिम्टोट थोड़ी मिलेगा पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, वो तो नहीं मिलेगा। तो वह ऐसा होगा ही नहीं, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है। सिंपल थ्योरम से प्रूफ देख लो आप, प्रूफ बहुत सारे प्रूफ, ये तो प्रूफ एक लाइन का प्रूफ है। अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है और आप एफ एक्स को x ही ले रहे हो, तो इनडायरेक्टली जो आप अज्यूम कर रहे हो वही प्रूफ हो जा रहा है, तो एक लाइन का प्रूफ है इसका। तो वैसे जाने का क्या मतलब है, अगर आप ये लिख रहे हो ऐसा है तो मैं एप्सिलॉन को डेल्टा ले लूंगा, हो गया प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ है इसका। कहते हैं ना फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो फॉर एनी एप्सिलॉन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हो गया प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ है इसका कि ये x1 माइनस x1 ही बन जाएगा। तो जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो उसी को इम्प्लाई कर रहा है, तो हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक डेल्टा मिलेगा, वो एप्सिलॉन ही है, तो हो गया प्रूफ। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ है। हमने क्या x बहुत क्लोज लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बहुत क्लोज आएगी, तो y बराबर x में ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि x1 x2 के बीच का डिफरेंस बहुत कम है और fx1 fx2 के बीच का डिफरेंस इनफाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर में ऐसा हो सकता है। एनीवे नेक्स्ट बताइए 2021 का और कोई डाउट है तो। 54 54 जी। तो सर ये 50 क्वेश्चन वो भी नहीं हुआ है शायद, एक जो था डिपार्चर वाला, छोड़िए। 54 में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाए थे ना, क्या किए थे जी बताइए। तो इसमें t प्लस लेस देन 50 अंडर h नॉट। हाँ आई थिंक इसका अप्रोच थोड़ा अलग था ना, कितना है सर यहाँ 10 है, तो ये तो नॉर्मल से हो जाता है ना। एक थ्योरम था ना कि t प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n यहाँ कितना हो गया हमारे पास, सैंपल साइज 10 है, हालांकि बहुत लार्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नॉर्मल से करेंगे ना तो हो जाता है। मतलब t प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखाया था, नॉर्मल। जो नॉर्मल की वैल्यू नहीं पता रहेगी ना, यहाँ पे तो गिवन है नहीं ना। क्या जैसे 5 ऑफ समथिंग आ गया, 1.9 सपोज आ गया, तो वहां से कहाँ से है वैल्यू गिवन, पहले निकालेंगे? फर्स्ट पेज पे गिवन है। इसमें दे रखा अच्छा रहेगा। इसमें दिया है, देखना पड़ेगा फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन में। आई थिंक यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ वो कुछ वैसा हो जाएगा, निकालिए पहले क्या आता है, देखते हैं जरूरत पड़ती कि नहीं हाँ पड़ती। वैसे किए, लेकिन वो 5 का वैल्यू 2 समथिंग आ रहा है, वो गिवन नहीं है। टी प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या तो होता है, पता मीन नहीं। क्या होता है इसका विल्कॉक्सन में, एक सेकंड। n इंटू एन प्लस 1/2 आई थिंक होता है, या 4 n into n plus 1 divided by 4. 4 ना, तो लगाइए n यहाँ 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/4 ऐसा कुछ, 10 प्लस 1/4 हाँ, तो कुछ ऐसा आ गया। ओ यहाँ 5 ऑफ 2.29 आ रहा है, तब इसकी वैल्यू कहाँ से, इसकी एग्जाम वैल्यू में कैसे होनी तो मिलेगी? चाहिए, तो वैल्यू कहाँ से आएगी,
इसमें जैम की तरफ फर्स्ट पेज पे होता है, यहाँ नहीं होता शायद, ये सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता है ना ये लोग। क्वेश्चन में ही दे देता है। हाँ ये स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में ही देता है गेट वाले में। तो दूसरा अप्रोच क्या है इसका, 1 मिनट में देखता हूँ। हम्म, ये है ना। रैंडम, अच्छा 1 मिनट, इसने बता रखा है सैंपल फ्रॉम पीडीएफ हैविंग पीडीएफ दिस। अच्छा, तो पीडीएफ क्या है, जिसमें लोकेशन फैमिली थीटा है। हाँ, और साथ में ये भी बता रखा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है। अच्छा, तो मतलब एक्स माइनस थीटा के बाद थीटा इसका मीन है टाइप का। ओ, तो मीन तो यहाँ 1/2 टाइप, 1.2 टाइप का आ गया। For testing, theta is 1/2 again, theta not equal to 1/2, ना t plus denote बिल्कुल साइन रैंक टेस्ट टेस्टेड, देन eta denote the probability of event t plus less than 50 under h naught, then अच्छा, तो ये वैसे देखो 2 की पावर 10 0101 लिखेंगे तो नहीं, तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको, रुको 1 मिनट, इसमें क्या है, सॉल्व तो किया था लास्ट टाइम आई थिंक। इसका आंसर क्या है, 16 है ना, तो ईटा हाफ आएगा इसका मतलब। नहीं सर, थर्ड। ऑफिशियल आंसर की में आंसर क्या है, एक सेकेंड। 16 होगा शायद। तो 16 है या 18 है, 31.6 से 31.8। 31.6 से 31.8, 54 का है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो 31.6 से 31.8, ओके, मे भी हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यू दिया हो जो यहाँ पे नहीं है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो टी प्लस जो हम लिखते थे, एक उससे करके देखते हैं, n × n+1/4, और क्या होता था, सर इसका कोई नॉन पैरामेट्रिक कोई टेस्ट नहीं होता है क्या, मतलब है ना। कुछ इसका मैं देखता हूँ क्या था, इसका देखना पड़ेगा। ये तो लास्ट, ये देखिए इसका ही है, लास्ट ईयर भी कराया होगा इसका सॉल्यूशन। तो 1 मिनट, ठीक है, डेटा तो है नहीं, तो हमें मेनली उससे ही काम करना होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से ही। ठीक है, उससे करके देखते हैं, आई थिंक उससे आंसर आएगा। पिछले साल तो आया था, देख याद जहाँ तक मुझे आ रहा है। n × n+1/4 वेरिएंस क्या होता है फॉर लार्ज एन के लिए, 24। तो यहाँ पे n मेरा कितना है, अच्छा यहाँ पे मेनली है कि जो जो थीटा बराबर 1/2 है, इसका क्या रोल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो यहाँ 1/1 टाइप का है, एंड और इससे क्या आता है 10 × 11/4, तो ये 10/4, ये तो बहुत लार्ज आ जाएगा नहीं। लेकिन पीडीएफ जो है ना, सैंपल का मीन थीटा है अंडर h नॉट, तो अंडर h नॉट मतलब 1.2 मीन है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। क्योंकि इसका मतलब ये है ना कि लोकेशन थीटा है और यहाँ सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या, पीडीएफ थीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस थीटा इक्वल है। तो थीटा के अबाउट सिमेट्रिक है, थीटा के अबाउट सिमेट्रिक मतलब थीटा मीन है, मीडियन है। हम्म,
ठीक है, देखते हैं अभी करके कितना आया था आपका। तो उसको टेबल यूज करके देखिए क्या आता है, हो सकता है वहाँ पे दिया हुआ हो, तो तभी जाके होगा। सो माइनस ये जैसे आएगा 1/10/4 अपॉन रूट अंडर ऐसे ही 10 इंटू ऐसे तो आया जा रहा है, लेकिन वो हाँ दिया नहीं है ना वैल्यू। नहीं वो ऐसे मैं दिया होगा टेबल देख एग्जाम में, हो सकता है यहाँ पे ना दिया हो, बट एग्जाम में तो जैसे यहाँ फर्स्ट पेज नहीं देता है, एग्जाम में उस पेज पे रहता है ना कि यूजफुल डेटा, तो वैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू नहीं देगा तो आंसर कैसे आएगा, और भी डेसिमल में है। अगर परफेक्ट कोई आंसर आता तो समझ आता है 0 1 है ना, इस तरह को समझ आता है। डेसिमल में कैसे निकालेंगे फिर आप, देखना पड़ेगा, एक मिनट। तो ये 21/24 इस तरह से, तो ये अभी आपके लिए नॉर्मल 0 1 है टाइप का। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आंसर बनता है हमारा, 5 में क्या आया था आपका, वो टेबल से देखिए कितना आता है। t प्लस लेस देन 50 है, तो इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें, उसका मीन घटाए, है ना, तो इससे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 50 माइनस 1/10 है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, तो रूट अंडर दिस 2.29 आएगा। 2.29। अच्छा, तो ये तो एक लार्ज नंबर होगा। अब ये उससे निकालिए टेबल से कितना आता है, टेबल कितना देता है इसकी वैल्यू, 0.8 या 0.9 के आसपास होगा, क्योंकि लार्ज नंबर है, 2.9 तो उसमें है। टेबल में देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देखिए आप लोग, उसमें क्या आंसर आता है। ये यहाँ पे नहीं दिया क्वेश्चन में, जैसे कई बार ना, जैसे जैसे टेस्ट देते हैं आप, हमारा टेस्ट पोर्टल भी है, वहाँ भी है, तो शुरू में रहता है पेज जो टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ यूज़फुल डेटा दिया होता है, जो ये चूँकि ये लोग पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो उसमें हो सकता है मिस कर दिया हो। ये तो निकलेगा कैसे, इसको देखिए कितना आता है, तो ये ईटा की वैल्यू आएगी, है ना, जो ईटा दे रखा है 0.98 समथिंग है। 0.98 आया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 32 से, 32 इंटू ईटा, 32 ईटा है ना वहाँ पे, तो 30 इंटू 0.98 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से बताइए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं है डेटा, लेकिन वहाँ पे रहेगा, है ना, एग्जाम में होगा। तो एग्जाम में कई बार शुरू में ही सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो हो सकता है इसी ईयर शुरू में ही, जैसे जैम वाले पेपर में करता है। तो जैम में क्या है कि जैसे 2023 वाले में भी उसने अपलोड नहीं किया था। 31.36। 31.36, ठीक है ना, तो आंसर तो आ ही रहा है, इसका भी आंसर वही था ना, 31, लेकिन यहाँ पे 3160 से 80 है, 31.7 आना चाहिए, है ना। तो ये 98 है ना, और 32 इंटू 0.98, 98 समथिंग होगा, और लार्ज नंबर होगा, बताइए आगे, इसलिए मिस हुआ है डेटा, 98 और कुछ होगा आगे, क्योंकि यहाँ बहुत क्लोज का डिफरेंस है ना। देखिए आगे डेसिमल भी होगा, है ना, तो 987 समथिंग होगा, तो उससे आंसर आएगा, रेंज में ही आएगा आंसर। क्या हो सकता है कोई दूसरा अप्रोच हो जो मुझे नहीं आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा मुझे। ओके सर, ठीक है। है ना, बट आंसर आ जाएगा इसमें, 98 समथिंग हो, इससे आंसर आएगा। सर इसी का एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए रुकिए एक बार देखते तो। हैं, इधर पहले बताओ 50 या 60 में और किसी का कोई क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला है, जस्ट आप आर स्क्वायर से आर को लगाओगे तो ये सब आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा जो टॉपिक उसमें है। बताइए। यही 10 वाला नीचे गया। हम्म corners are cut from equilateral triangle to produce a regular convex hexagon as shown in the figure। तो कॉर्नर से आपने 3 ट्रायंगल काट दिए, तो हेक्सागोन बन गया रेगुलर वाला। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागोन टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, तो ये तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, मतलब ये बेसिक 9th क्लास का यहाँ पे कंसेप्ट है, कि 9th में जो हम मेंसुरेशन क्या पढ़ते थे, मेंसुरेशन बोलते थे उसको, तो उसमें ये सब था वहाँ पे।
तो आपको पता होगा कि जो यहाँ क्या कट किया आपने, कॉर्नर्स आर कट फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन है, इसका मतलब है कि ये सब इक्वल है, ठीक। और इसका मतलब है कि ये सारे एंगल्स भी इसके इक्वल है, और ये 60 है, ये भी चूंकि इक्वल ही है ना, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, छोटा वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना। तो मान लीजिए साइड ए है अभी के लिए, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कितना आता है, √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। मान लीजिए साइड लेंथ ए है एग्जांपल के लिए, और चूंकि इक्विलेटर, हाँ गया √3/4। 4 ना, हाँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका। अब ये बताइए ये लेंथ कितना होगा। आपको पता है कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट करेगा, हाँ या ना। तो टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 एक्स्ट्रा होगा, 6 3 9, तो मतलब 6 है इसमें या 9 है इसमें, तो ये आंसर है। मतलब ये जो ट्रायंगल के अंदर 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, और जो शेडेड हेक्सागोन है उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो ये हो गया ये 6/9 2/3। उससे भी जा सकते थे, अब ये यूज़ नहीं किया मैंने, तो ऐसे ही काउंट कर लिया हमने, क्योंकि जो जितने बने हैं ना सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके अंदर बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटे वाले हैं, तो 9 और 6, ठीक है। ओके ओके, ये बेस्ट था। ट्वेंटी वन वाले और कोई डाउट है, 22 23 24 हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचा हो तो देख सकते हैं। 22 में सर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। किसमें, 7 22 2022 में 21 में। 7 पूछना है, हाँ सर, तो इतना जल्दी मतलब का, हो गया था, मैंने लेट ज्वाइन किया तो इसीलिए मुझे पता नहीं कि आपने करवा दिया क्या। अब मुझे क्या पता, 22 का पेपर खोल लिया, चलो 22 का बताइए, जिनका 22 में, फिर आते हैं किस, नहीं 22 का नहीं, किसका? जिनका डाउट है 22 में बताइए। 55 55 55 क्या डाउट है इसमें बताइए। सर आंसर नहीं आ रहा है मेरा, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा है, राव ब्लैक को लगाइए, ये तो हम्म, क्लास में हमने सॉल्व करवा रखा है ऑलरेडी। नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्लास में जब पढ़ा रहे थे डेल्टा आपने बताया है, हमें भी लगा, लेकिन पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे आंसर नहीं आएगा जी। तो 5 की पावर 4 इंटू अल्फा निकालना है ना, क्यों नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल है कि हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ पे डेल्टा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1 ही हो गया। ये है ना 0 1 1 2 0, फाइव Same exact code में। पॉइजन लैम्डा, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस, तो डेल्टा है 1 0। और टी क्या होता है, कंप्लीट सफिशिएंट समेशन Summation एक्स x आई। नहीं। तो इसकी वैल्यू यहाँ तो गिवन है मुझे, तो और यू एम भी यू ई ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1, ये यही होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। यस सर, कितना है टी की वैल्यू, कितना है सम बताइए मुझे, 4। 4। अब मुझे ये बताइए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x x1 ले लीजिए अभी के लिए, लेस देन इक्वल टू 1 गिवन
समेसन एक्स आई इज 4 आई फ्रॉम 1 to 4। बताइए इसमें क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? हम इसको ब्रेक कर देंगे ना नहीं ब्रेक मत कीजिए, ये एक बार। बताइए, ये आपको थ्योरम पता है? x1 गिवन दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4 1 बाई कितना, थीटा 1 बाई एन 1 बाई एन, एन होता है, क्या होता है कंडीशनल पॉइसन में? लैम्डा अपॉन एन लैम्डा ना। थ्योरम क्या थ्योरम है? ये तो कई बार यूज नहीं हुआ है, पॉइसन में बाइनोमियल बनता है ना। ये थ्योरम नहीं है, देखो भाई बाकी लोग। अच्छा लैम्डा, हाँ वही लैम्डा अपॉन एन लैम्डा, तो वही बात आ जाता है। अच्छा, अरे भाई कैसे निकालते थे e की पावर -2 थीटा का यूएम भी हम लोग कैसे निकालते थे? इस तरह क्वेश्चन था ना, जब आ चुका है जैम गेट में, e की पावर माइनस थीटा का यूएम कैसे निकालते थे इसमें, अगर थीटा कर दूं इसको मैं तो, ये सब नहीं क्वेश्चन था, इसका यूएम कैसे आता था इसमें? इसमें मैं ब्रेक करके निकालता हूँ, ये थ्योरम नहीं यूज करता था। लगाइए इसमें, तो यहाँ पे n हो जाता है, n n कितना है यहाँ, 4 ही है ना, 5 है, 5 है, तो यहाँ 5 हो गया, तो ये बाइनोमियल 4 1 बाई 5 हो गया। लगाइए प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका कुछ नया नाम दे दो। सो अभी के लिए w बराबर 0 प्लस w बराबर 1, जहाँ w का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 4 1 बाई 5। ठीक है सर। सपोज हम ऐसे सॉल्व करना चाहें तो तब भी आंसर वही आएगा, बट टाइम वेस्ट करना, आंसर तब भी वही आना है, उससे भी करेंगे तब भी आएगा वही आंसर। वो गलत आ रहा है क्योंकि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, ठीक से करो, आंसर आया तो ठीक, अलग तरीके से सॉल्व करेंगे अलग आंसर आएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप 50 तरीके से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, गलत अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, ये चीज़ है, तब भी आंसर यही आएगा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, 0 1 करके करो, कर लो, क्या दिक्कत है, 0 1 करके कर लो, आप यहाँ 0 रख देना। हाँ। दिक्कत गलती कहाँ होती है एक्चुअली, आप गलत कहाँ कर रहे हो मैं बता देता हूँ। जैसे x1 बराबर 0 आया और समेसन xi बराबर 4 है एग्जाम्पल के लिए, तो होता क्या है यहाँ आप पे n-1 हो जाएगा, हाँ n-1 हो जाएगा, i is running from 2 to n। 2 3 4 बराबर आप यस क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो ये कहाँ चला यस। गया, ये कहाँ चला गया, ये तो ए इंटरसेक्शन बी टाइप का है ना, तो यहाँ ये भी तो अच्छा आएगा। ओ जब ये यहाँ पुट कर दिया आपने तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी अलग इसका अलग, तो आप गलती इसलिए हो रही क्योंकि आप इसको छोड़ रहे हो। ओके 62। ये भी क्लास में कराया हमने। ये y1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, yn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, या पुराने रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें भी करा रखा है, जब एस्टिमेशन पढ़ा रहे हैं तब भी, और डाउट में भी कई बार आया है। कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 2 मिनट में आ जाएगा, ये क्या ही है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट म्यू, तो कोई कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट, तो म्यू इसका मीडियन है, तो CDF एट म्यू हाफ होगा, तो क्या ही दिक्कत है। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट, ये कह रहा है म्यू फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो म्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पहले होगा या फिर म्यू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बाद होगा। अब आप जानते होंगे प्रॉपर्टी, nth फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन म्यू, मतलब मिनिमम म्यू से ज़्यादा है, तो ईच विल बी मोर देन म्यू, तो x1 रैंडम वेरिएबल जो है
मोर देन म्यू होगा इसकी पावर n। यहाँ मैक्सिमम म्यू से कम है, मतलब ईच विल बी लेस देन म्यू। तो x1, अब ये रैंडम वेरिएबल लिख रहा हूँ x1, यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, यहाँ x1 है, इसकी पावर n मोर देन इक्वल टू 0.99। यहाँ म्यू मीडियन है, तो मीडियन है तो x1 मोर देन म्यू की प्रोबेबिलिटी हाफ, x1 लेस देन म्यू की प्रोबेबिलिटी हाफ। एक मिनट, यहाँ उल्टा हो गया, साइन सेम लिख दिया मैंने, हाँ है ना, x1 लेस देन ना, क्योंकि xn लेस देन था, लेस देन। तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 0.99। अब क्या इस इक्वेशन से n नहीं आ जाएगा? यहाँ मैं थ्योरम जो यूज किया हूँ, x1 मोर देन म्यू इफ एंड ओनली इफ xi मोर देन म्यू फॉर ऑल i, xn लेस देन म्यू, म्यू की जगह आप कोई कांस्टेंट रख सकते हैं, ईच xi लेस देन म्यू फॉर ऑल i, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है ये, और ये अक्सर हम यूज किए हैं क्लासेस में 2 पॉइंट के लिए। ये वैसे ही समझ लो आप, एक्स कॉमा लगा के फिर इंडिपेंडेंट है अलग अलग करके फिर पावर n नहीं हो जाएगा? या ये वही चीज आपको पता है ना, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? CDF ऑफ पॉपुलेशन की पावर n, ये होता है, और इसकी वैल्यू हाफ है, यस। तो हाफ की पावर n, वही तो लिखा मैंने। जब सर x1 हो जाएगा तो 1 माइनस एफ एक्स के पावर n होता है ना? तो 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है ना। ओके। कैसे भी करो अपने तरीके से करो तब भी आंसर वही आएगा, यही है, तब भी वही आएगा। 1 माइनस 1 माइनस ना, यहाँ 1 माइनस एक और आता है, 1 माइनस 1 माइनस ये रहता है, तो ये हाफ है, 1 माइनस हाफ हाफ, ये आएगा ना। तो उससे कर लो आप, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स CDF के टर्म में लिख लो, तो उससे भी आंसर यही आएगा। सिंप्लीफाई करके देखिए जो मैंने लिखा है, उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए जी। ये हो गया ना 22 वाले में? इधर तो हो गया, 20 में है कुछ। अब 20 वाला कल करेंगे, टाइम हो गया ना, तो 20 और 19 का कल करेंगे। तो अभी क्या डाउट था भाई इसमें, किसका डाउट था बताओ? 7 नंबर में क्या था, कौन? 21 में। हाँ कौन सा 7 नंबर, एप्टीट्यूड वाला या पुरुष उधर नहीं नहीं, सब्जेक्ट वाला? तो बताइए क्या डाउट है इसमें। सर ये क्वेश्चन नहीं, मतलब आप जब वो करवा रहे थे ना तब आपने बोला था कि ये डाउट के इसका टाइम अप्रोच बता अलग है देंगे। एक्चुअली, ये ना, ये नॉर्मली कोई भी प्रोबेबिलिटी का बच्चा कर पाएगा ये क्वेश्चन, मतलब कैंडल्स टाउ नहीं भी लिखता तब भी कोई मतलब नहीं है, मतलब एनली मिड-टर्म डेफिनेशन। ही तो अच्छा, पता नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, वो तो पता नहीं ना, ये मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन है, हालांकि ये मल्टीवेरिएट वर्जन है। सो इसमें कंडाल्स टाउ का आई थिंक जो डेफिनेशन दे रखा है मल्टीवेरिएट में, ये जो टाउ है इसकी प्रोबेबिलिटी आती है x इंटू वाई मोर देन 0, आई थिंक ये है इसके सेंस में जहां मैंने देखा था। तो ज्वाइंट PDF XY बाईवेरिएट नॉर्मल है विथ मीन 0, स्पेशली इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये बनता है बाईवेरिएट नॉर्मल के लिए। ये बाईवेरिएट नॉर्मल में जो फॉर्मूला होता है ना, ये है रो। अब आपको ये निकालना है, तो ट्राईवेरिएट कर देगा तो फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। शायद उसका कुछ अलग फॉर्मूला होगा, ये मतलब इसके लिए रिड्यूस्ड फॉर्म है। उसके लिए एक जनरलाइज इन फॉर्मूला होगा जनरल है, कोई। इन जनरल। मल्टीवेरिएट के लिए कोई जनरल फॉर्मूला है, देखना पड़ेगा क्या है। तो कैंडल्स टाउ कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो दो के बीच पूछ रहा है ना, ये तो x एंड y के बीच पूछ रहा है, मतलब x क्या है, x यूनिवेरिएट है ना, और y यूनिवेरिएट है, x y मिलके बाईवेरिएट बना रहा है ना, x यूनिवेरिएट है y यूनिवेरिएट है। तो अब ये प्रॉपर्टी निकाल पाओगे, x तो जस्ट नॉर्मल 0 1 है, और y जो आपका है वो भी नॉर्मल 0 1 है ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं आपको पता है, यहाँ पे जैसे x मोर देन 0, क्या क्या
y मोर देन 0, ये पॉसिबिलिटी है, या x नेगेटिव y नेगेटिव, यही है ना दोनों। आपको ये पता है फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, x बिटवीन a एंड b एंड y बिटवीन c एंड d, ये फॉर्मूला पता है? ये होता है ज्वाइंट CDF ऑफ एक्स वाई, इन जनरल फॉर्मूला है। क्या क्या होता था? AC प्लस एक्स वाई BD माइनस फिर AD, है ना, लोअर अपर, और माइनस फिर अपर लोअर BC। ये लगा लीजिए यहाँ पे। सो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ लगा लेना है। कैसे लगाओगे? तो इसको ठीक से लिखो। तो जो पहला टर्म है इसको अगर ठीक से लिखे, ये मैं इधर लिख देता हूँ, तो उस फॉर्म में लिखो। आप क्या लिख सकते हो इसको? तो इसको आप लिख सकते हो कि x बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी एंड y बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। लगा लो अब ये फॉर्मूला, 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, उससे आ जाएगा। और ये नोटेशन जस्ट इसके लिए लिख दिया ना, ये तो CDF है एक्स वाई का 0 0 पे, तो उसके लिए 5 लिख दिया है। तो ये लगा लो 0 से इन्फिनिटी। फिर इसको भी ऐसे ही कर लो ब्रेक, ये जो पार्ट है दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही। ठीक है सर, माइनस इन्फिनिटी टू 0 जी, और इस फॉर्मूला लगाओगे तो रिसाइकली वही बन के आ जाएगा, जो ऑप्शन है ना वही बन के आ जाएगा सीधा सीधा। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो इससे आ जाता है इसका आंसर। तो इसका अलग ओपन करो उस फॉर्मूले से, पार्ट से, इसको अलग उस फॉर्मूले से, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पे ना, दोनों को ऐड कर दो तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा। ये है, कुछ चीज़ें हैं ना जो आउट ऑफ ट्रेंड होती हैं, मतलब जो एग्जाम में शायद मतलब कर पाना मुश्किल है, ये है। एक सर दो तो फिर ये केंडल्स टाउ कोएफिशिएंट, इसका कुछ मतलब नहीं है अलग से? नहीं है, ये क्योंकि कैंडल्स टाउ नॉन पैरामीट्रिक में इसका अलग फॉर्मूला है, डिस्क्रिप्टिव में इसका अलग फॉर्मूला है ना। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ये है। तो ये नॉन, आप बस इस पर्टिकुलर केस के लिए बस डिस्कस हाँ, ये किए बस इस केस के लिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट होगा जो कि मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। सो मेनली है ना, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक में इसका एक फॉर्मूला है कैंडल्स टाउ, और वहाँ हमने पढ़ा था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, तो ये था। फिर उधर डिस्क्रिप्टिव में भी देखोगे आप फॉर्मूला मिलेगा जहाँ डेटा दे रखा है, ये है। यहाँ पे बाई वेरिएट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इस तरीके से है। तो मतलब कहना मतलब कुछ क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ ट्रेंड होगा, जो शायद आपने सिलेबस में वैसे क्वेश्चन ना किए हो, वो दे देता है, ऐसा होता है। जिसमें अभी जो क्वेश्चन नंबर 62 जो पूछे थे अभी, हाँ, सर वो इतना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आसान 11, है। एक मिनट, हाँ, तो वैसा रहता है, एक दो क्वेश्चन जो आप है ना पहले नहीं देखे हो गए, अचानक कुछ ऐसा आ जाएगा। 11 शायद डिस्कस हो गया क्या अभी जस्ट? कौन सा? ओके ठीक है। 11 शायद वो है ना जो मैंने भी हाँ, पूछा था 11 अभी हो गया होगा। वीडियो देखो, कल भी डिस्कशन हुआ था 2021 का ही, आज भी 21-22 का डिस्कशन हुआ है, आज भी 21 का ही मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, कल भी 21 का ही डिस्कस हुआ था। तो आप रिकॉर्डिंग देखो, शिवा से कांटेक्ट करो, या अभी मैंने पहला क्वेश्चन आज यही कराए हैं, उसका रिकॉर्डिंग आप देखो आज, ठीक है ठीक। सर। ठीक है, तो 21-22 का हुआ है, आई थिंक 23-24 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी देख लेना, कोई बचा होगा देख लेंगे। अभी कल 20-19 का करके आइए, 19-20 के जो डाउट होंगे, 2019 गेट सर स्टैटिस्टिक्स। रिग्रेशन का कुछ समझ नहीं आया था ठीक से, वो तन्मय, क्या नाम था तन्मय सर, पता नहीं। हाँ तन्मय सर ही, हाँ उनसे। तो फिर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया क्योंकि मुझे मजा नहीं आने से फिर मुझे देखो मतलब सिंपल लीनियर मन रिग्रेशन तो आप मन नहीं होता है। उनके नोट से पढ़ लोगे, जो हमारे वो सलभ सर के नोट्स है ना, जो मैंने भेजे भी थे ग्रुप में, उनके नोट्स एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से आए हैं, तो वो हो जाएगा भाई। बात रह सर गई कौन सा नोट? सर ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, वो क्वेश्चन बहुत लंबा है कि कुछ कॉन्सेप्ट एक बार आप देखिए जरा, तो ट्राई कर रिग्रेशन का ही सकता है, हूँ, क्योंकि बहुत मैंने, बेसिक, क्योंकि जब पढ़ाते हैं ना बहुत कॉन्सेप्ट अपडेट हो जाता है, मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो इसलिए बहुत मेरा भी। बेसिक है लेकिन। हाँ हाँ कौन ये ये सा? वाला क्वेश्चन, ये 2020 का 25 अच्छा, ये मतलब जो इसमें था, 8.6, मतलब इसका वैल्यू निकालना बहुत कठिन है। अच्छा वो कैलकुलेशन है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, सब बहुत लेंदी हो रहा हाँ, है। लेंदी, बस मतलब फॉर्मूला तो वही है जो हम लोग जानते हैं, मतलब है ना। फिर इसका पर्पस क्या था देने का एग्जाम की? कुछ इसमें ट्रिक है, कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा? मैं भी, या जैसे आपने एक वो वैल्यू कैलकुलेटर का बता, यूज करवाता हूँ, पता नहीं। हाँ, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर तो नहीं बिल्कुल तो है। इसमें इक्वेशन बहुत टेढ़ा बनेगा ना। हाँ, 8.62 अल्फा प्लस ऐसा कुछ बीटा, फिर उसको घटा के। नहीं इक्वेशन से नहीं जाना ना आपको, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट का फॉर्मूला तो पता है ना पहले से हमें, हमें तो अच्छा हाँ हमें तो हाँ, वो इसका, तो ठीक है। हाँ बस उसमें पुट करना, मतलब मेन कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है।
ये तो हम जानते हैं ना। इसमें तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के आए हैं। तो सिंपल लीनियर बहुत इजी है, जैम में भी है सिंपल लीनियर मॉडल, ये जैम में भी इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो यहाँ तो आप लोग जानते हैं ना कि जो बीटा हैट होता है वो आपका क्या लिखते हो आप लोग, SXY। अपॉन SX। तो ये कैलकुलेट करना है जस्ट, है ना। या तो वैसे आप XI YI माइनस अगर वैसे NX बार Y बार सर तो अपॉन, अभी थोड़ा वो फॉर्मूला के लिए किसी से नोट ले लूं क्या? हाँ ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ जैसे गूगल करो लीनियर रिग्रेशन नहीं बाई सर, सलभ अभी सर, उससे हो गूगल जाए। करने से अभी और समझ नहीं आएगा वैसे। नहीं नहीं, एक नोट कोई भेज देगा PDF, वो सलभ सर का लीनियर मॉडल है, उसमें एक पूरा एक PDF है, सिंगल PDF, वो ढंग से पढ़ लोगे तो रिग्रेशन के मतलब 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो उसमें से ही आए हैं जो है, और ये उसके फॉर्मूले पे ही है डायरेक्टली, ये चीज़ है। 23 में दोनों क्वेश्चन अच्छा पूछा था 23 में। बाकी रिग्रेशन का। मल्टीपल में फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो मेनली रिजल्ट आप लिख लो, किसी ने अगर लिखे हैं तो रिजल्ट्स आप याद रख लो, तो रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये चीज़ है। फिर बाकी आपको पता ही, ये यहाँ से कैलकुलेशन करके ये निकाल लो क्या आएगा। फिर अल्फा हैट के लिए वही आपको पता है Y बार माइनस जो भी बीटा हैट आएगा बीटा बीटा उसका X बार, एक्स तो बार। पुट करेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। सर ये सब तो वो थोड़ा शुरू की चीजें मैंने देखा था आपके वीडियो से, हम्म जितना मुझे समझ आया था, लेकिन उसके बाद वाला अब जैम वाला भी देख लोगे ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर लो, तो इसमें आपको जो एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मिलता ही है जनरली गेट में। ये है 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन तो आते हैं रिग्रेशन से, 2 या 3, कभी 2 कभी 3, ये है। सर आपने अभी जो बताया वो नोट कहाँ से मिलेगा? आपने ये तो ग्रुप में भेजे थे क्या? कोई भी सिंपल आप गूगल करो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये आप गूगल करो जस्ट बाई, तुम लिख दो चाहो तो सलभ सर, तो ये एक PDF सबसे पहला निकल के आएगा, उसको ढंग से पढ़ लो, गेट के 1-2 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। ये जस्ट गूगल करो आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन बाई सलभ सर, है ना, तो उन्होंने पूरा अपलोड कर रखा है, हाँ तो वो मिल जाएगा इजीली, वो उसमें सही से लिख रखा है उन्होंने प्रूफ के साथ। सर ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एक बार लिख दोगे हाँ हाँ, मल्टीपल का जो है 23 क्वेश्चन में। अच्छा देखते हैं। सो इसका हाँ आई थिंक ये तो लीनियर प्रोडक्ट X1 ऑन X2, बताओ भाई क्या है। एक फॉर्मूला होता है वो देखता हूँ एक मिनट, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन Y एंड इट्स बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर ऑन सर ये X। तो क्लास में या करवाया होगा सर रिपोर्टेड ने, पिछले ये तो वाला मल्टीवेरिएट एनालिसिस का है। पिछले इस वाला क्लास, मतलब जो पीछे वाला जो बैच था लास्ट ईयर हाँ के, हाँ, उसमें भी मैंने भी कराया होगा, उसका फॉर्मूला उसमें। मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है। हाँ उसमें आप वो तो करवाए थे। मैंने भी करवा रखा है फॉर्मूला इसका, तो ये उसमें है, गुप्ता कपूर वाले में भी फॉर्मूला है इसका। लेकिन उसके लिए है, गुप्ता कपूर में भी है। हाँ सर, फार्मूला R 1.23। हाँ वो लिख के देना यहाँ पे पड़ेगा, वो क्या देखता नाम? हूँ। लास्ट ईयर मैंने कराया, एक्चुअली भूल जाता हूँ क्योंकि इस बार मल्टीवेट, लास्ट ईयर मैंने कराए थे PYQ, तो मुझे अगर फॉर्मूला देखना पड़ेगा खुद ही। तो ये बेस्ट लीनियर प्रेडिक्टर ऑफ X1 X2 मतलब क्या, X1 X2 जस्ट, सर यहाँ पे Y कांस्टेंट है ना, Y डॉट X1 X2 पूछा है ना। हाँ वही Y डॉट X1 X2 पूछा ना। 3 वेरिएबल है ना यहाँ पे तो, अच्छा X1 X2 X3 है ना, तो Y डॉट X1 X2 है, इसका क्या फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा। इसका सर हम गूगल अभी किए हैं, लिखिए। रिग्रेशन मैट्रिक्स कुछ आता है, पहले तो उससे कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मैंने पिछले साल का रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना, उसमें मैंने ये करा रखा है, हाँ तो उसका फॉर्मूला भी मुझे भी भूल गया हूँ मैं, देखना पड़ेगा। बताइए क्या है। R स्क्वायर 1.23 इक्वल्स टू कैपिटल R, कैपिटल है कैपिटल R, यहाँ पे सर। R स्क्वायर है जो क्या है, कैपिटल है, अच्छा क्योंकि मल्टीपल है ना, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका मैं लिख देता हूँ, एक रुको, ये RCL में जो होता है गुप्ता इसमें कपूर होता में है। भी ये टॉपिक, एक मिनट देख के लिख देता हूँ, इसमें ये फॉर्मूला है। 12 चैप्टर ना, ढूंढना मुश्किल काम है इसमें। एक तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि सही चीज़ ढूंढने में टाइम लग जाएगा। मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, अगर आपका गुप्ता की बुक है तो उसमें, मेरे पास हालांकि ओल्ड एडिशन है, ये एडिशन नंबर शायद पुराना वाला है, ये है
11th एडिशन मेरे पास है, तो इसमें जो है चैप्टर 12 में पेज नंबर 12.18 उस पे है। तो ये क्या बता रहा है, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन, ये था ना कुछ, तो मल्टीपल कोरिलेशन, तो इसका फॉर्मूला इन्होंने डिराइव कर रखा है एंड मतलब प्रूफ भी है। वन टू डॉट थ्री एंड दिस रिक्वायर्ड दिस। सो रिग्रेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 इज, तो ये तो वो हो गया, हमें चाहिए उसका मल्टीपल कोरिलेशन ना। ये है कुछ, देखिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इन्होंने लिख रखा है आर स्क्वायर, जो आप कह रहे थे ना 1.23 है ना, ये पेज नंबर 12.25 पे है गुप्ता जो मेरे पास बुक है, उसमें है R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R12 R13 इंटू R23 अपॉन 1 माइनस R23 स्क्वायर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो 1 2 3 जैसे वहाँ पे ना y x1 x2, तो आप समझो x1 x2 x3, या मान लो y1 y2 y3 बना लो उसको चाहो तो, उसके अकॉर्डिंग। अब तो पहले जो आपका पास वो है ना वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, उसको आप कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, तो वहां से ये मिल जाएगी जो आप देख रहे हो R12 जो है ना, पहले आप ये है R11 R12 R13 R2, R11 वही हो जाएगा 1 आ जाएगा, R11 तो 1 आ जाएगा ना, R12 R13, तो R22 R23 R31 R32 R33, तो ये होगा कैसे आएगा, तो ये जो सिंपल है कि इसको बोलते हैं रिग्रेशन मैट्रिक्स ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लो। कैसे, अगर आपको कोवेरिएंस पता है तो कोरिलेशन कैसे निकालते हो, रूट अंडर वेरिएंस x1 x2 डिवाइड करके। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, अगर मैं यहाँ लिख के बताऊं तो ये कैसा है ना, सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13, ये कोवेरिएंस लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा 21 सिग्मा 22 सिग्मा 23 सिग्मा 31 सिग्मा 32 सिग्मा 33, ये है। अब यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, तो क्या करना होगा, तो ये मैं जस्ट आपको रिलेशन बता देता हूँ। तो ये जो आर आई जे है ये कुछ नहीं है, सिग्मा आई जे मतलब कोवेरिएंस, और सिग्मा आई स्क्वायर सिग्मा जे स्क्वायर का रूट, तो मतलब सिंपल समझिए सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे। अगर मैं थोड़ा खोल के लिखूँ इसको नोटेशन से बाहर निकल के, तो ये है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स आई वेरिएंस एक्स जे, ठीक। तो ये है वेरिएंस x1 x2 एग्जांपल के लिए, तो यहाँ ये क्या है, ये है कोरिलेशन बिटवीन x1 x2, समझ आया। तो ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, तो करना क्या है, अच्छा ये इसको जब डिवाइड करोगे सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर ही है, ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये सिग्मा 2 स्क्वायर है, ये सिग्मा 3 स्क्वायर, जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये निकल जाएगा, निकाल पाओगे यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये निकाल लिया तो यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो 1.23 है उसके अकॉर्डिंग, तो आपके क्वेश्चन में भी यही है एक्चुअली, यहाँ भी वही है, बस इसने x1 x2 x3 के बजाय y x1 x2 कर दिया है, तो आप ऐसा मान लो y1 y2 y3 मान लो समझ के लिए। तो ये भी आपको वही करना है, r 1.23 निकालना, तो 1.23 का मतलब वही हो गया कि बिटवीन y गिवन x1 x2 ये है, तो उससे आ जाएगा। और बाकी क्वेश्चन बाकी ईयर में भी जो आए वो भी इससे हो जाएगा। और रोटेट भी कर सकते हैं आप इसको, रोटेट करने का मतलब 1 2 3 के लिए है, फिर 2 1 3 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आप रिप्लेस कर लो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, गुप्तागर बुक आपके पास होगा ही, तब उसमें देख लो खोल के, है ना, तो वहाँ से भी पार्शियल का भी फॉर्मूला है वहाँ पे नेक्स्ट पे, पार्शियल का भी फॉर्मूला दे रखा है, तो उसका भी है, दोनों का फॉर्मूला है उसमें। रिग्रेशन टॉपिक का नाम है फर्दर टॉपिक्स ऑन रिग्रेशन, चैप्टर का नाम दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है।
तो अभी अगले क्लास में जो भी डाउट रह जाएगा बाकी भी पूछ सकते हैं आप, सॉल्व करके आइए। सो जो भी डाउट 2019, 20, 21, 22, 23, 24 पेपर को ढंग से 2-3 बार सॉल्व कीजिए और जो रह जाएगा डिस्कस करते हैं कल, है ना। चलिए अभी के लिए थैंक यू। यही टाइम रखे हैं कल भी 9 से 11, मतलब वो लेट हो जाता है नेट की क्लास तो 9:30 से, है ना। थैंक यू। थैंक यू सर।